और बात करेंगे बाबर आजम की। अब यहां से देख रहे हैं कि बाबर आजम 2.0 आते हैं या फिर बाबर आजम जिनका स्ट्रगल चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। क्या पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम T20 क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो सकते हैं? क्या बाबर आजम, जो वनडे क्रिकेट में दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे? क्या बाबर आजम के T20 क्रिकेट के दिन लद गए या फिर बाबर आजम 2.0 लाना पड़ेगा वरना वो टीम से बस थैंक यू हो गए? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैच से पहले जब यह खबर निकल कर आती है कि बाबर आजम अपनी पोजीशन को लूज कर रहे हैं, यानी वो ओपनिंग स्लॉट जहां पर वो बल्लेबाजी करते थे वो उनसे छीन लिया जाएगा। आपको बताया कि कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम अब कप्तान नहीं है। तो अब जब T20 वर्ल्ड कप में आएगी पाकिस्तान की टीम, वहां पर कप्तान शाहीन होंगे और इनको भी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अभी हम कह लें इनके पास जरूर है। न्यूजीलैंड के साथ इनकी सीरीज है, लेकिन इनको देखना है कि बेस्ट 15 और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस्ट 11 और उसका कॉम्बिनेशन क्या है। बाबर आजम को ओपनर की जगह 3 नंबर का बैट्समैन माना जाएगा। तो फिर यह सवाल सबके जहन में आया कि क्या बाबर आजम के थैंक यू होने के दिन आ गए? क्योंकि बड़े खिलाड़ियों को आप एक झटके में बाहर नहीं करते हो, आप उनके साथ थोड़ा खेला करते हो। और अगर सैम अयूब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सेलेक्टर्स या मेंटोर या कैप्टन ओपनर के तौर पर ट्राई कर रहे हैं तो इसका नुकसान बाबर आजम को है, क्योंकि बाबर वैसे भी T20 क्रिकेट में एक महान बल्लेबाज नहीं बन पाए। उनकी पोजीशन को लेकर सवाल खड़े होते हैं, उन पर यह आरोप लगते हैं कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो खुद के लिए खेलते हैं, सेल्फिश प्लेयर हैं और अपना एवरेज मेंटेन करने के चक्कर में टीम के स्ट्राइक रेट पर असर डालते हैं। ये उन पर आरोप लगते हैं और ये उनके स्टैट्स में नजर भी आता है। बाबर आजम ने तकरीबन 100 T20 मैचेस खेले हैं जिसमें 3,485 रन बनाए। इसमें उनका एवरेज आप देखेंगे तो ये कमाल है, मतलब बहुत कमाल है। 40 के आसपास का एवरेज है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्राइक रेट पर नजर डालेंगे आपको सिर्फ 128 का स्ट्राइक रेट नजर आएगा, और जो दुनिया में किसी भी देश में किसी भी T20 प्लेयर के हिसाब से बहुत कम हो जाता है। और यही वजह है कि लोगों ने सवाल शुरू कर दिया कि भाई अगर ओपनिंग स्लॉट पर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 128 था, जहां पर पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, तो फिर 3 नंबर या 4 नंबर आने के बाद ये स्ट्राइक रेट तो और अच्छा नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो फिर बाबर आजम सरवाइव कैसे करेंगे? ऑल्सो उनकी जो फॉर्म फिलहाल T20 क्रिकेट के अलावा टेस्ट में थी वो बहुत खराब थी, वनडे में भी कोई कमाल वो कर नहीं पाए हैं। ऐसे में उनकी पोजीशन को चेंज कर देना और 3 नंबर की जगह फखर जमान का 4 नंबर पर जाना, ये अपने आप में सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए शायद ये सवाल उठने शुरू हो गए कि द एंड ऑफ बाबर आजम करियर इन T20 क्रिकेट। ये आपके सामने जो है पूरा का पूरा स्क्वाड है पाकिस्तान का। इसमें अबरार भी एक नाम थे जो मौजूद थे, पर इंजरी के चलते वो अभी बाहर हो गए। तो ये इनका स्क्वाड है। अब इसमें बड़ी खबर अगर हम कहें और बात करें कि क्यों हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं और बाबर आजम 2.0, क्योंकि अब हो सकता है जो बाबर आजम अपने करियर के शुरुआती दिनों में जो है खेले नंबर 3 या फिर बीच में कहीं पर खेले, वो आपको दोबारा होते हुए दिखे। क्योंकि मोस्ट लाइकली जो ओपन करने के कैंडिडेट बताए गए वो हैं सैम अयूब और उनके साथ रिजवान, जिनको जो है वाइस कैप्टनसी दी है। अच्छा, न्यूजीलैंड ही वो जगह है जहां पर रिजवान का एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको ओपनर बनाकर शुरू करी गई थी चीजें। और अब जब चॉइस आई कि बाबर आजम और रिजवान में से कौन ऊपर रहेगा, तो वहां पर रिजवान, क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिवली जब दोनों साथ भी खेलते थे तो रिजवान ज्यादा रिस्क लिया करते थे, तो रिजवान और सैम अयूब ऊपर हो गए। फिर 3 नंबर पर बात हो रही है बाबर आजम की। अच्छा, अगर जो पिछले दौरे पे मैंने कहा जहां पर बात करी मैंने कि रिजवान को बतौर ओपनर ट्राई किया गया न्यूजीलैंड में और वहीं से वो शुरुआत हुई जोड़ी की, क्योंकि वहां पर शायद बाबर चोटिल थे तो इसलिए रिजवान को ऊपर ट्राई किया गया था और फिर बाबर रिजवान की जोड़ी बनी। अगर आप रिकॉर्ड्स देखें, आंकड़े देखें तो बड़ी सक्सेसफुल जोड़ी है, इन्होंने बड़ी बड़ी चेजेस भी वहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट करी है। लेकिन जब जब क्रंच मैचेस आए हैं पाकिस्तान ने इस दौरान जो है टूर्नामेंट में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो, सेमीफाइनल, फाइनल, इस तरीके के मुकाबले खेले, लेकिन बड़े मुकाबलों में हमेशा ये जोड़ी फेल रही। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि इंपेटस एट द टॉप, उतना तेज स्टार्ट नहीं देते थे, बहुत ज्यादा वेटिंग गेम कभी चलता था और बाबर का जो तरीका था उस पर भी सवाल होते थे। और उसके बाद क्या होता था, दूसरी चीज जो मेन इस वीडियो की बात है वो है फखर जमान। इनकी प्रेजेंस में फखर जमान 3 हो जाते थे। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं सवाल यह है कि अगर जो आप स्क्वाड देखेंगे इनका पूरा, बाबर आजम अगर नंबर 3 में आते हैं, सैम अयूब और रिजवान ओपनर्स हैं, तो फखर जमान इतना बड़ा इंपैक्ट प्लेयर जो शायद पाकिस्तान, हम बात भी करते हैं कि जो बड़ी इन्होंने ट्रॉफी जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी, वहां का सबसे बड़ा खिलाड़ी था फखर जमान। अभी इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा 50 ओवर में उनका इंपैक्ट, वो हो जा रहे हैं नंबर 4। अब इसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके पास कभी कभी वक्त बहुत कम रहे, यानी कि गेंदें बहुत कम रहे और वो फर्क मैच में पैदा कर ही ना पाए। न्यूजीलैंड के सामने जो 5 T20 मैच हैं उसमें
संभवतः मेरे हिसाब से कौन सी टीम खेलेगी, तो मेरे हिसाब से जो फिलहाल पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हो सकती है या होनी चाहिए वो होगी मोहम्मद रिजवान सैमी। मोहम्मद रिजवान जिन्हें हाल फिलहाल में वाइस कैप्टन बनाया गया है शाहीन के लिए। तो जी शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे, मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन होंगे। तो ये दो प्लेयर तो आपके खेलने ही खेलने वाले, लेकिन सैम अयूब ओपनिंग करेंगे जो कहानियां निकल कर आ रही हैं। तो सैम और रिजवान ओपनर हो गए। 3 नंबर पर क्योंकि बाबर पहले मैच में तो निकाले नहीं जाएंगे, बाबर को मौका दिया जाएगा कि आप 1 मैच 2 मैच खेलिए, 3 मैच खेलिए, शायद चौथे मैच पर आप पर फैसला लिया जाएगा। या तो बाबर आजम अपना पूरा गेम बदल देंगे, मतलब 360 डिग्री गेम चेंज कर देंगे, जो वो कर सकते हैं। बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर्स को हमने ऐसा करते हुए देखा है। तो हो सकता है कि अपनी पोजीशन को वो मेंटेन कर ले 3 नंबर पर और रह जाए। लेकिन बहुत चांसेस इस बात के ज्यादा हैं कि जिस मेंटल सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी 2023 में रही है बड़ी टीमों के सामने, वहां पर वो पैनिक कर जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेंटली काफी डिस्टर्ब हो गए। हालांकि फकर जमान को हमने देखा था कि जब मेंटली वो डिस्टर्ब थे और उन पर बहुत प्रेशर था तो लौट कर किस तरह से उन्होंने गेम खेला। लेकिन फकर को लेकर यह था कि फकर के बारे में हर कोई जानता था कि फकर जमान जो है वो एक तगड़े खिलाड़ी है और तगड़ा प्लेयर जो है वो कई बार टफ सिचुएशन में खेल जाता है। लेकिन बाबर आजम का गेम अलग है। बाबर आजम का गेम है कि आइए थोड़ी देर ठहरिए, पिच समझिए, उसके बाद रनों की रफ्तार को तेज कीजिए। वहां पर शायद वो स्ट्रगल कर सकते हैं, जो ऐसा लग रहा है। खैर 3 नंबर पर बाबर आजम, 4 नंबर पर फकर जमान, 5 नंबर पर मुझे लगता है आजम खान को खिलाया जाएगा। ये मेरा अपना मानना, उन्हें खिलाया जाना चाहिए। तगड़े हिटर हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन हिटर तगड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन। 6 नंबर पर मेरे हिसाब से इफ्ती मेनिया चचा, वो भी अच्छे प्लेयर हैं, गेंदबाजी कर लेते हैं, बल्लेबाजी कर लेते हैं। 7 नंबर पर पाकिस्तान को ये देखना होगा कि उन्हें एक ऑलराउंडर चाहिए या एक प्रॉपर बॉलर चाहिए। प्रॉपर बॉलर चाहिए तो उसामा मीर पे चले आइए। अगर आपको लगता है कि ऑलराउंडर खिलाना है तो आपके पास नवाज जैसा ऑप्शन जो है वो हमेशा अवेलेबल है। इसके बाद ऑप्शन आते हैं तेज गेंदबाजों में, तो तेज गेंदबाज में शाहीन एक हो जाएंगे, हारिस रऊफ जो हैं वो 2 हो जाएंगे, जमान खान एक अच्छे डेथ ओवर के बॉलर है वो 3 हो जाएंगे, और आमिर जमाल भी इस बार सिलेक्शन के लिए शायद अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भी टीम में रख लेना चाहिए, वो भी एक अच्छे ऑप्शन है। जो बड़ा सवाल यह है कि बाबर आजम नंबर 3 पर क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको याद दिलाया था कि जो पिछला दौरा था वहां पर एक तरीके से रिजवान की इमरजेंसी हुई एट द टॉप। उससे पहले आई थिंक 2018 में यही ईडन पार्क में एक मुकाबला था जहां पर फकर का भी एक हाफ सेंचुरी थी वहां पर, और बाबर आजम ने भी नंबर 3 पर आकर अच्छे पेस पर एक हाफ सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान ने मुकाबला जीता भी था। तो कुछ अच्छी मेमोरीज भी हैं बाबर के पास, और अभी अंडर प्रेशर है। ऑस्ट्रेलिया में बेहद साधारण एक उनका दौरा गया, जो उनसे जो उम्मीदें की जा रही थी वो ना एशिया कप में खरे उतरे उस चीज पर, ना वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया दौरा भी बहुत ऑर्डिनरी गया है, और यहां पर अब उनको परफॉर्म करना होगा क्योंकि ये सीरीज थोड़ी सी लंबी है। प्रेशर भी बनेगा, पोजीशन से भी अब थोड़ी छेड़छाड़ हुई है, और अगर रन्स नहीं आए तो बात और डिस्कशन जो है जरूर शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब बाबर आजम जो है वो कप्तान नहीं है, और देखना पड़ेगा इस सीरीज में किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रहती है। नंबर 3 पर खेलने पर भी ऐसा लग रहा है कि फकर जमान को पीछे धकेला जा रहा है, क्योंकि अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो शायद मैनेजमेंट जो है दोबारा रीथिंक करेगी स्ट्रेटेजी की, कैसे क्या हम फकर जमान का इंपैक्ट कम तो नहीं कर रहे। और यासिर अराफात जो अभी टीम के साथ जुड़े भी हैं सपोर्ट स्टाफ में कैपेसिटी में, उन्होंने बयान देते हुए ये भी कहा था कि हम ऑप्शंस ओपन रखेंगे और जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनको भी देखेंगे। और डेफिनेटली रिजवान और बाबर को लेकर उन्होंने बात करी थी कि रन्स तो बनाए हैं, पर आपको वहां पर रन्स बनाने का तरीका भी देखना पड़ेगा, और जो यंग प्लेयर्स अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन पर भी नजर डालनी पड़ेगी। तो ये उनका स्केड्यूल भी है। 14 तारीख को मुकाबला है, 17, 19 और 21। ये 5 T20 आईज हैं, और इन 5 T20 आईज पर शायद थोड़ा बहुत बाबर आजम की पोजीशन पर भी सवाल रहेंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि लगातार उस तरीके की फॉर्म चल नहीं रही है। नजरें उन पर रहेंगी, दबाव में भी वो हैं, और कैसे वो यहां से उभर कर आते हैं देखना पड़ेगा। जो ईडन पार्क, जैसे मैंने बोला कि वहां पर बल्लेबाजों के तो बल्ले बल्ले है, जो फकर जमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन गेंदबाजों के लिए उतना ही बड़ा सरदर्द रहेगा। बाबर आजम जब इंडिया आए तब उनकी कैप्टेंसी चली गई, जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तब उनका ओपनिंग पोजीशन चला गया। अब वो न्यूजीलैंड से खेलने वाले हैं, तो क्या न्यूजीलैंड के दौरे पर उनकी टीम में जगह भी चली जाएगी? वेल, ऐसा हो सकता है। लेट्स जस्ट सी क्या होता है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड ऑकलैंड में 5 T20 सीरीज खेलने के लिए मौजूद है, और खिलाड़ी जोर और शोर से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। शाहीन शाह की कप्तानी में पहली दफा पाकिस्तानी टीम कोई मैच इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जा रही है। अभी तक प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं हुई, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हो जाएगी। कुछ तब्दीलियां भी सुनने में आ रही हैं, जो आपने अभी इंडियन मीडिया की ज़बानी सुना। नए प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, जो कि काफी अच्छी और खुशाइन बात है। और इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन बात बनी हुई है वो है T20 की ओपनिंग जोड़ी को लेकर, जो कि अब तक बाबर और रिजवान ही करते आए हैं। लेकिन एज यूजुअल कुछ लॉबीज जिनमें अपनी सिलेक्शन और टीम के कुछ लोग शामिल है, वो बाबर को कमजोर करने के लिए अब ओपनिंग रिजवान और साइम अयूब से करवाना चाहते हैं।
आज शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई है। इसमें भी जब उनसे ओपनिंग जोड़ी से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने भी बड़ा ही पॉलिटिकल जवाब दिया कि अब नए तजर्बे हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि ओपनिंग जोड़ी चेंज की जाए और नहीं भी हो सकता है। हालांकि खुद शाहीन बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी की तारीफ करते दिखाई दिए। खैर अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो होना होता है वो तो होके ही रहता है, चाहे वो गलत हो या फिर सही। आप लोग को इस बारे में क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।